सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर का जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, इसमें मैं आपके सभी जितने भी प्रश्न दिए गए हैं आपके राजन सीरीज में, इन सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहा हूँ बारी बारी से। और यहाँ पे आप करते हुए चल रहे हैं, समझते हुए चल रहे हैं, सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात यह है कि हम हर एक प्रश्न को आप बहुत अच्छे से समझते हुए चल रहे हो, जिससे जो आपका बेसिक्स है वह क्लियर हो जा रहा है। अब इसी तरीके से और आगे हम बढ़ेंगे। ये आपकी नई राजन सीरीज है जिसका फोटो यहाँ पे लगा हुआ है और इसी को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और आपके बहुविकल्पी के 4 क्लास में ले चुका हूं और अतिलघुत्री के 2 क्लास ले चुका हूं। और ये अतिलघुत्री का आपका तीसरा पार्ट है, तीसरा क्लास है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आपका 3rd पार्ट है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का। 48 क्वेश्चंस तक हम कर चुके थे। इससे पहले क्लासेस अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखिए, वहां पे इंग्लिश के सामने एक लिंक है, उसको क्लिक करेंगे तो वो इंग्लिश के प्लेलिस्ट का लिंक है। वहां पे आपको सभी क्लासेस जो हैं वो देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पे आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 से, लेकिन उससे पहले जो आपको यहाँ पे जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं लेटर राइटिंग से। तो सबसे पहले आप देख लीजिए लेटर राइटिंग यहाँ पे क्या होता है, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी आप समझ लीजिए जो आपके सीरीज में दिया है। तो लेटर राइटिंग, पत्र लेखन जिसे हम लोग बोलते हैं, और लेटर कहीं ना कहीं हम लिखते ही हैं। मोबाइल के जमाने में लेटर कम हो गए हैं, लेकिन पहले के जमाने में जो है लेटर के माध्यम से ही एक दूसरे से जो है लोग कम्युनिकेट करते थे। और आज भी जो होता है मेल पे, ईमेल पे, जो कंपनी में, प्राइवेट कंपनियों में या सरकार में ही पत्राचार के द्वारा ही जो है वो ज्यादातर कार्य होता है। तो यहाँ पे अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है ये ऑफिसेस में, तो इसको आपको लिखने जरूर आना चाहिए और आपके सिलेबस में भी है। तो देखिए, लेटर राइटिंग इज एन आर्ट एंड अ रेगुलर प्रैक्टिस मेक्स अ गुड लेटर राइटिंग। अ गुड लेटर हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अच्छे पत्र में ये सभी प्रॉपर्टीज होती हैं। लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड क्लियर। भाषा बहुत ही आसान और जो है क्लियर होनी चाहिए। जो कहना चाहते हैं आप वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। लेटर शुड बी शॉर्ट एंड मीनिंगफुल। छोटे में और सब अर्थपूर्ण होना चाहिए। 1 पैराग्राफ हैविंग सिंगल थिंग। एक पैराग्राफ में एक ही चीज की बात की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 अलग अलग बातें एक ही पैरा में आप कर रहे हैं। पार्ट्स ऑफ लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में क्या क्या होता है? सबसे पहले आपका आता है एड्रेस, फिर आता है सैल्यूटेशन, अभिवादन। अभिवादन मतलब जैसे नमस्ते हम करते हैं और हेलो बोलते हैं किसी से, तो ये सब क्या होता है? अभिवादन होता है। और 3rd है बिगिनिंग में आप लिखेंगे, फिर उसके बाद बॉडी लिखेंगे, फिर एंड लिखेंगे और फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन आप लिखेंगे। लास्ट में आप जो है सिग्नेचर करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, तो ये होता है आपका सब्सक्रिप्शन। ठीक, तो इस तरीके से ये हो गया आपका लेटर राइटिंग का थ्योरी। अब क्वेश्चंस को देखिए लेटर राइटिंग में। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द पीएमटी एग्जामिनेशन। यहाँ पे आपको अपने मित्र को एक पत्र लिखना है जो उसने सफलता, उसको बधाई देना है। आपके मित्र को आपको बधाई देना है और एक पत्र लिखना है, उसके सफलता पे आपको बधाई देना है जो उसने पीएमटी एग्जाम में प्राप्त किया है। ठीक है, पीएमटी एग्जाम ये प्री मेडिकल टेस्ट, पहले आपका ये एग्जाम होता था और अब इस एग्जाम का नाम क्या है? नीट। तो पीएमटी एग्जाम लिखे, नीट लिखे, जेई लिखे या टेट लिखे, ठीक है, तो कुछ भी लिखे यहाँ पे। तो किसी भी एग्जाम में अगर आपको अपने दोस्त को बधाई देना है तो इस तरीके से ये लेटर आपका लिखा जाएगा। सबसे पहले आप देखिए टॉप में ऊपर कॉर्नर में आपको एड्रेस डाल देना है अपने दोस्त का। तो एड्रेस डालने में कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाउस नंबर लिखिएगा,
ठीक है, या गांव का पता आप लिख सकते हैं, विलेज पोस्ट, और इस तरीके से ये गांव, डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे प्रदेश आप डाल सकते हैं, पिन कोड डाल सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका एड्रेस सेक्शन। इसके बाद जो है आएगा आपका, अपने दोस्त को लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे माय डियर राजन। माय डियर अपने दोस्त का नाम, राजन आपके दोस्त का नाम, और कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस इन PMT examination in the first division. My joy knew no bounds when I saw your roll number in the list of first division in the list which is found in the newspaper. पहले क्या होता था, न्यूज़पेपर में रिजल्ट्स आते थे, तो वही यहाँ पे दोस्त बता रहा है अपने दोस्त को कि मैंने तुम्हारा जो है रोल नंबर जो है पेपर में देखा था। ठीक, अब इसके बाद देखिए, प्लीज कन्वे माय रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लव टू अनीता एंड निर्मल। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन विथ बेस्ट विशेस। अब आपका यहाँ पे योर सिंसियरली और यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। ये लेटर हो गया, कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया आपने अपने दोस्त को। ठीक, तो इस तरीके से ये लेटर लिखा जाएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू अटेंड योर बर्थडे। ठीक है, तो अगर लड़का है दोस्त तो हिम यहाँ पे, और लड़की है तो हर, किसी को भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एड्रेस। इसके बाद डियर शुभम, आपके दोस्त का नाम, डियर और आपके दोस्त का नाम, और इसके बाद देखिए शुरू करिए, आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट माई बर्थडे फॉल्स ऑन अप्रैल 12, और यहाँ पे ईयर आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे जैसे 25 लिख दीजिएगा, 2025 चल रहा है। आई रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन माई बर्थडे पार्टी एट 7 PM at my residence. Please come with your parents on the occasion. तो आपने अपने दोस्त को बताया कि 12 तारीख को मेरा जो जन्मदिन है, और आपने उससे आग्रह किया कि वह आ जाए आपके घर पे अपने पेरेंट्स के साथ इस ओकेजन पे, इस उत्सव पे। होपिंग टू मीट यू सून, और योर सिंसियरली, और यहाँ पे नाम आ जाएगा। तो ये आपने इनवाइट कर दिया अपने फ्रेंड को लेटर के माध्यम से। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर सिस्टर। अब यहाँ पे आपको एक पत्र लिखना है अपने दोस्त को इनवाइट करने के लिए, कहां पर, आपके बहन के शादी में। तो यहाँ पे ये पत्र आप लिखोगे तो सबसे पहले राइट हैंड पे कॉर्नर में ऊपर क्या लिख दोगे, एड्रेस लिख दोगे। उसके बाद माय डियर, दोस्त का नाम, आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट मैरिज ऑफ माय यंगर सिस्टर अनीता हैज बीन सेटल्ड। मेरे बहन की जो है शादी, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरे जो छोटी बहन है उसकी शादी जो है वो तय कर दी गई है। द मैरिज सेरेमनी विल बी टेक प्लेस ऑन 7 जुलाई 2024। तो यहाँ पे आप आने वाली तारीख लिख दीजिएगा, तो 2025 कर दीजिएगा, 6 कर दीजिएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू कम एंड अटेंड द सेरेमनी। अब आपने बताया कि इस डेट को जो है ये सेरेमनी है। प्लीज ट्राई टू कम एट लीस्ट अ वीक बिफोर द मैरिज सो दैट आई मे गेट योर हेल्प एंड एंजॉय योर कंपनी। यह अपने दोस्त को एक हफ्ते पहले आप बुला रहे हो, सो दैट जो है आपका दोस्त आपकी मदद भी कर पाए और आप दोनों एक दूसरे का साथ जो है वो एंजॉय भी कर पाओ। विद द बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लव टू योर यंगेस्ट ब्रदर। तो यहाँ पे ये हो गया आपका लेटर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका नाम। इस तरीके से कोई भी लेटर जो है अब आप जो है लिख पाओगे। ठीक है, किसी तरीके से किसी को आपको बधाई देना है, किसी को इनवाइट करना है, और किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना है किसी
सक्सेस पे। ठीक, अब इसके बाद देखिए अगला लेटर है राइट एंड एप्लीकेशन। अब इसके बाद देखिए एप्लीकेशन है, यहाँ पे लेटर आपका खत्म होता है तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ यू अ चेंज इन सब्जेक्ट ऑफर्ड बाय यू। अब देखिए लेटर अलग चीज होती है, पत्र, और एप्लीकेशन जो होता है ये अलग चीज होती है। लेटर जहां पे एक पत्र होता है जो आप इस तरीके से इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान करने के लिए करते हो एक तरीके से, और ये जो आपका एप्लीकेशन होता है, ये एप्लीकेशन होता है आप कोई अर्जी लगा रहे हो, कोई प्रार्थना पत्र आप जो है दे रहे हो किसी काम को किसी से कराने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये एप्लीकेशन आप, अब यहाँ पे प्रश्न में क्या लिख रहे हो, राइट एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ यू अ चेंज इन द सब्जेक्ट। आप अपने प्रधानाध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिससे जो है आप अपने सब्जेक्ट को बदल पाओ, ऑफर्ड बाय यू, जो आप चाहते हैं। ठीक है, उस सब्जेक्ट को आप जो है ले पाओ। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आएगा टू और उसके बाद आएगा उस पद का नाम आता है जहां पे आप जो है ये अपना एप्लीकेशन भेज रहे हो। तो प्रिंसिपल के पास भेज रहे हो, द प्रिंसिपल, और कहाँ के प्रिंसिपल, तो स्कूल का नाम आ जाएगा सेंट जॉन्स इंटर कॉलेज आगरा। ठीक, अब इसके बाद सर है तो सर, मैडम है तो मैडम, इस तरीके से सर रिस्पेक्टफुली I beg to say that I am a regular student of class 10th of your college। सबसे पहले आपको अपने बारे में बताना है। ठीक है, सबसे पहले जो है अपने बारे में आपको बताना है। तो रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं आप ही के विद्यालय में एक रेगुलर स्टूडेंट हूं 10th का। अब आई ऑफर्ड जियोग्राफी एज वन ऑफ माई सब्जेक्ट्स, मुझे जो है भूगोल मिला था एक सब्जेक्ट, बट आई फाउंड इट अ वेरी डिफिकल्ट, पर मुझे यह कठिन लगता है। आई थिंक आई शैल नॉट बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन द सब्जेक्ट। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर पाऊंगा, सो इसलिए आई वॉन्ट टू ऑफर इकोनॉमिक्स इन द प्लेस ऑफ जियोग्राफी, और इसके जगह मैं क्या इकोनॉमिक्स लेना चाहता हूं। एंड रिक्वेस्ट यू टू परमिट दिस चेंज, थैंकिंग यू, और आपसे यह आग्रह करता हूं कि आप इस बदलाव की अनुमति दें, थैंक यू। ठीक, और यहाँ पे आप डाल देंगे डेट, और यहाँ पे योर ओबीडियंटली आएगा, यहाँ पे आपका आज्ञाकारी, और नीचे आ जाएगा आपका नाम, और नाम और क्लास यहाँ पे आप लिख दोगे। तो इस तरीके से ये एप्लीकेशन हो गया आपके सब्जेक्ट चेंज को लेकर के, आपने अपने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट कर लिया। ठीक, तो उम्मीद है इस तरीके से आप लिख लोगे। ये एप्लीकेशन आपको लघु उत्तरीय में भी देखने को मिल सकता है, तो 2 नंबर भी आपको इस पे मिल सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 है, राइट एंड एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर इलनेस एंड रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू अ लीव ऑफ एब्सेंस ऑफ 3 days। ठीक, अब यहाँ पे आपको अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जो है एप्लीकेशन लिखना है, किस बारे में रिक्वेस्ट करना है कि आप बीमार हो और आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए। तो टू द प्रिंसिपल डायट आगरा यूपी। ठीक, सर रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। तो रिस्पेक्टफुली मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं पिछले रात से ही मुझे क्या है, बुखार है।
द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी टू टेक 3 days रेस्ट, और चिकित्सक ने मुझे 3 दिन तक आराम करने के लिए बोला है। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी 3 days लीव ऑफ एब्सेंस फ्रॉम डाइट फ्रॉम टुडे। आज से 3 दिन तक मुझे जो है छुट्टी दे दीजिए। थैंक यू और डेट हो गया यहाँ पे, और उसके बाद जो है इसको 25 लिख लीजिए। योर ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी, और आपका नाम। इस तरीके से ये एप्लीकेशन हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। तो इस तरीके से लेटर और एप्लीकेशन जो है बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे आप, डिफरेंस समझ गए होंगे, और किस तरीके से आपको लिखना है ये आप समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्डेड। कठिन परिश्रम के बाद भी वह असफल रहा। ठीक, तो अब इसको ये देखिए, 2 कठिन परिश्रम के बाद भी, ठीक, वह असफल रहा। तो ये अलग अलग 2 सेंटेंस हैं, और इनको आपको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में जो है वो बनाना है यहाँ पे। तो पहले तो आप लिखिए, तो कैसे आप बोलेंगे। हालांकि उसने बहुत मेहनत की पर वह फेल हो गया, इस तरीके से। तो ऑल्दो ही वर्कड हार्ड यट ही फेल्डेड, ये इसका हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में। तो ऑल्दो ही वर्कड हार्ड यट ही फेल्डेड। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू डैश पास्ट। अगर तुमने कठिन परिश्रम किया होता, यू, और यहां पे आ रहा पास्ट और बीच में क्या आ रहा है। अब यहां पे देखिए एक संभावना वाला, ये क्या है, संभावना वाला वाक्य है, जिसमें जो है किसी चीज की संभावना प्रकट की जा रही। जैसे इफ यू हैव हैड वर्कड हार्ड यू, अब यहां पे क्या लगेगा, मे पास्ट लगेगा, मतलब मे से भी संभावना प्रकट की जाती है, लेकिन यहां पे पास्ट की बात की जा रही है। तो पास्ट टेंस में यहां पे आपका क्या लग जाएगा, यहां पे वुड हैव लग जाएगा। यू वुड हैव पास्ट, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ट, ये हो जाएगा यहां पे उत्तर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है, व्हाट आर मेथड्स अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। अंग्रेजी पढ़ाने के क्या क्या मेथड्स हैं और क्या क्या अप्रोचेस हैं, उनका नाम यहाँ पे आपको बताना है। तो बहुत ही आसान है, बहुत सारे हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, जिसे क्लासिकल मेथड भी बोलते हैं। डायरेक्ट मेथड है, स्ट्रक्चरल अप्रोच है, कम्युनिकेटिव अप्रोच है, और यहाँ पे आप लिख सकते हो ड्रिल मेथड भी है, और बहुत सारे इस तरीके से आपके मेथड और अप्रोचेस यहाँ पे हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये आप कुछ भी लिख दोगे यहाँ पे इस तरीके से 2-4, तो ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 है, राइट द काइंड ऑफ कंजक्शंस। तो कंजक्शन के प्रकार आपको बताना है। अब देखिए कहीं मुख्यतः जो आपको मिलते हैं 3 मिलते हैं, कहीं कहीं 4 देखने को मिल जाएगा, और मैंने 3 और 4 दोनों ही आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों में बताया है। लेकिन अब आपके बुक में जब 3 ही लेकर के चल रहा है, तो आप 3 ही लेकर के चलिए, और मेनली हर जगह 3 ही रहता है। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कंजक्शन, और पहला है सब ऑर्डिनेट कंजक्शन, दूसरा होता है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और तीसरा होता है कोरिलेटिव कंजक्शंस। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के कंजक्शन आपके होते हैं जो 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है, राइट द definition of compound sentence with example। write the definition of compound sentence with example। तो definition of compound sentences such as a sentence as having 2 or more
मेन क्लॉज इज कॉल्ड अ कंपाउंड सेंटेंस। अब इसमें क्या बोल रहा है, सच अ सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस एज हैविंग टू और मोर मेन क्लॉज इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। अब ऐसा वाक्य जिसमें आपको दो अलग अलग मेन सेंटेंस देखने को मिले तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। जैसे एग्जांपल के लिए हरी गोज एंड आई कम, तो हरी जाता है एंड आई कम, हरी जाता है और मैं आता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये दो सेंटेंस हैं अलग अलग, हरी गोस और एंड आई कम, हरी जाता है और मैं आता हूं, ये दो अलग अलग क्लॉज हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका हो गया कंपाउंड सेंटेंस का एग्जाम। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 59 है, एक्सप्लेन द टू मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के दो मेरिट्स, दो लाभ, इस तरीके से मतलब दो इसके मेरिट्स क्या हैं और दो आपके डीमेरिट्स क्या हैं, ये आपको लिखना है। ठीक है, तो अब देखिए द फॉलोइंग आर मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। तो पहला है वर्ड टॉट इन रिलेटेड सिचुएशन लीव एवर लास्टिंग इंप्रेशन ऑन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स। अब जो सिचुएशन में वर्ड जो बोले जाते हैं, अब देखिए इंग्लिश मीडियम विद्यालयों में क्या होता है, टीचर्स जो होते हैं इंग्लिश में ही बात करने का ज्यादातर प्रयास करते हैं और लगभग जो है आप मान के चलिए कि हाँ 100% वह इंग्लिश में ही बात करते हैं। वो बच्चों से जब बोलते हैं कि कम हियर, तो कम हियर, तो उसका बच्चों को इशारा भी समझ में आया और वो वर्ड भी समझ में आया और बच्चा जो है टीचर के पास में आ जाता है। तो ये उसे मतलब एक बार में नहीं पता चल रहा है उसके दिमाग में, ठीक है, लेकिन वो क्या हो रहा है कि उसी कम हियर एक्शन से वो समझ रहा है और धीरे धीरे वो वर्ड जो होता है वो उसके ऊपर जो है प्रभावित हो जाता है। अब वो भले ही अपने मातृभाषा में उसका मतलब नहीं सोच रहा है, लेकिन वो समझ गया है कि हाँ कम हियर का मतलब क्या है, कि मुझे टीचर अपने पास बुला रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद अब शाब्दिक मतलब वो नहीं जान रहा है, कम हियर का मतलब यहां आओ है, लेकिन ये जब डायरेक्ट मेथड में टीचिंग की जाती है तो इंग्लिश में ही इंग्लिश को पढ़ाया जाता है, ये आप जानते हैं। तो ऐसे में वर्ड टॉट इन रिलेटेड सिचुएशंस लीव अ एवर लास्टिंग इंप्रेशन ऑन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स। तो वो बच्चे को एकदम हमेशा के लिए, अब छोटा बच्चा जो है हमेशा उसको पता चल गया कि कम हियर का मतलब, उसको अब अपने मातृभाषा में समझने की भी जरूरत नहीं है, उसे पता है कि हाँ कम हियर का मतलब क्या है। और दूसरा है इन दिस मेथड सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ स्पीच। इस मेथड में क्या होता है कि सेंटेंस जो होता है, अब बाकी मेथड्स में क्या होता है वर्ड रटाए जाते हैं बच्चों को, जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन में आपका वोकैब जो है वो आपको रटाया जाता है, तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो है सेंटेंस जो है वही आपका यूनिट ऑफ स्पीच बन जाता है। इसके बाद देखते हैं डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड, इसकी क्या खामियां हैं। तो द फॉलोइंग आर डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। पहला देखिए, दो लिखने हैं, दिस मेथड प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ मदर टंग। यह जो तरीका है इसमें क्या होता है, इसमें जो मातृभाषा है, जैसे हमारी मातृभाषा, आपकी मातृभाषा क्या है, लगभग हिंदी है, और हिंदी में भी हम लोग का किसी का भोजपुरी, अवधी, बुंदेलखंडी और इस तरीके से अलग अलग भाषाएं जो हैं वो हमारी हैं, लेकिन मान के चलिए कि लगभग हिंदी ही है। ठीक, तो इस तरीके से दिस मेथड प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ मदर टंग व्हाइल a comparison with a mother tongue in the often desirable to eradicate persistent errors। अब ये समझिए कि मातृभाषा यह नहीं बताता है, मतलब ये मातृभाषा का इस्तेमाल ही प्रोहिबिट करता है, मतलब ये नहीं करने देता है मेथड, जबकि जो कंपैरिजन हम करते हैं मातृभाषा से वह बहुत जरूरी होता है। जो फ्रीक्वेंट हमसे गलतियां होती हैं, जो भाषा में मिस्टेक होते हैं, ठीक, उसको सही करने के लिए मदर टंग में ट्रांसलेशन भी जरूरी है। तो ये जो मना कर देता है कि हाँ मदर टंग में हम बात ही नहीं करेंगे, उसमें हम सिखाएंगे ही नहीं,
हम केवल जिस भाषा को सिखा रहे हैं उसी भाषा के द्वारा उसको सिखाएंगे तो इससे गलती होने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। अब इसी जो मैंने एग्जांपल लिया कम हियर का, अब इसी एग्जांपल से आप समझो कि अब एक बच्चा कम हियर का मतलब समझ गया है कि मतलब कि कम हियर। तो अब मान लेते हैं कि बच्चा अपने बगल जो बच्चा बैठा है उससे मजाक में बोल रहा है कम हियर, तो अब जब बच्चा बगल में ही है तो कहाँ वो आएगा, ठीक है। तो इसलिए अब बच्चे को अगर अपने मातृभाषा में पता होता कि कम हियर का मतलब यहां आओ, तो वो इस बच्चे को नहीं बोलता कि यहां आओ, वो पहले से यहां है तो कहां यहां आएगा। तो वो क्या बोलता बच्चे को, गो देयर, अगर उसको मतलब शाब्दिक मतलब पता होता, ठीक है। तो एक सिचुएशन में आप लोग जानकार हो गए हैं इतना, लेकिन एक सिचुएशन में गलती होने के चांसेस रहते हैं। एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो होता है वो गलती होने के चांसेस रहते ही रहते हैं इस तरीके के मेथड के प्रैक्टिस करने से, ठीक। और दूसरा क्या है, ऑडियो विजुअल एड्स आर नॉट इजिली अवेलेबल सो दैट मेथड बिकेम्स एक्सपेंसिव एंड इट बियॉन्ड द रीच ऑफ ऑर्डिनरी स्कूल एंड टीचर्स। अब इसमें क्या होता है, इस डायरेक्ट मेथड में ऑडियो वीडियो जो होता है वो अवेलेबल नहीं होता है, ऐसे ऑडियो वीडियो इजियली नहीं मिलते हैं और ये यूजुअली क्या होते हैं, खर्चीले होते हैं, महंगे होते हैं। तो ये एक महंगा मेथड भी साबित होता है, ठीक। तो ये दो डिमेरिट्स यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं। और डिमेरिट्स और भी आप लिख सकते हैं कि बच्चा जो है, बच्चे का इंटरेस्ट नहीं बन पाता है। अब जैसे मैं आपसे किसी दूसरे भाषा में बात करूं जो आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आप उसमें इंटरेस्ट कैसे लोगे। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा बोरिंग आप लिख सकते हो और लैक ऑफ इंटरेस्ट लिख सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये आपके हो गए डायरेक्ट मेथड के दो मेरिट्स और दो डिमेरिट्स। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 60, विच फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज्ड इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है, व्हाट इज द कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होता है ये आपको यहाँ पे डिफिनीशन बताना है। तो कोरिलेटिव कंजक्शन आर पेयर्स ऑफ वर्ड दैट आर ऑलवेज यूज्ड टुगेदर। अब पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो यहाँ पे दो वर्ड्स होते हैं जो हमेशा एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, द कोरिलेटिव कंजक्शंस। और जैसे बोथ एंड, ये बोथ जहां आएगा वहां पे एंड आएगा ही आएगा, जहां पे दो लोगों की बात होगी, जैसे राम और श्याम, तो बोथ राम एंड श्याम इस तरीके से आएगा। तो इस तरीके से नॉट ओनली बट आल्सो, जहां पे नॉट ओनली आएगा वहां पे बट आल्सो भी आएगा। नॉट ओनली लखनऊ बट ऑल्सो आगरा। तो इस तरीके से शहरों के नाम भी आ सकते हैं। जैसे कुछ भी सेंटेंस जब बोला जा रहा होगा कि हम लखनऊ ही नहीं आगरा भी गए, तो इस तरीके से वी हैड विजिटेड नॉट ओनली लखनऊ बट आगरा ऑल्सो, इस तरीके से बट ऑल्सो आगरा ये हो जाएगा इस तरीके से। तो इसके बाद देखिए आइदर और, अब जहां पे आइदर आएगा वहां पे और भी आएगा, और जहां पे नाइदर आएगा वहां पे नॉर भी आएगा। इसी तरीके से वेदर और इस तरीके से ये हो गए आपके कोरिलेटिव। अब नाम से ही समझ पा रहे हैं आप कि साथ में संबंध रखने वाले। तो दो शब्द यहीं से याद रख सकते हैं आप, को रिलेटिव, ठीक। इस तरीके से याद रखिएगा। के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 62 है, एक्सप्लेन द काइंड ऑफ प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। तो प्रीपोजिशंस आर 5 डिफरेंट काइंड। प्रीपोजिशन 5 प्रकार के होते हैं। पहला है फ्रेज प्रीपोजिशन, बाय मीन्स ऑफ, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इन ऑपोजिशन टू, विथ रिगार्ड टू, फॉर द शेक ऑफ, इंस्टेड ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, विथ अ व्यू टू, इन द इवेंट ऑफ। तो ये सभी क्या है, ये एक फ्रेज प्रीपोजिशन है। ये एक आप समझ लीजिए कि एक तरीके से इन ऑपोजिशन टू, किसी के ऑपोजिशन
में, ठीक है, उसके खिलाफ, इन ऑपोजिशन टू, उसके खिलाफ। तो यहाँ पे ये प्रीपोजिशन जो है बिकॉज ऑफ, क्योंकि, ऑन अकाउंट ऑफ, किसी के स्थान पे। तो ये सब क्या है, ये सब फ्रेज प्रीपोजिशन है। इसके बाद देखिए डबल प्रीपोजिशन, आउटसाइड ऑफ, आउट ऑफ, फ्रॉम, आउट, फ्रॉम, बिहाइंड, फ्रॉम, बिनेथ, ये सब क्या है, ये डबल प्रीपोजिशन। इसके बाद देखिए सिंपल प्रीपोजिशन, सिंपल क्या होता है, इन, ऑफ, ऑन, ऑफ, टू, अप, विथ, एट, बाय, फॉर, ये सब क्या है, ये सब सिंपल प्रीपोजिशन है, बिल्कुल छोटे छोटे। इसके बाद देखिए चौथा है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, नॉट, विथ, स्टैंडिंग, कंसर्निंग, पेंडिंग, considering, they are participles of verb used as preposition। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। इसके बाद देखिए कंपाउंड प्रीपोजिशन, विदाउट, विदिन, आउटसाइड, इनसाइड, इनटू, बिहाइंड, बिसाइड, बिनेथ, बिलो, अक्रॉस, बिटवीन, ये सब क्या है, कंपाउंड प्रीपोजिशन। ये एक तरीके से जोड़ने का भी जो है काम करते हैं कंपाउंड का। तो ये क्या कहलाते हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशन। ये 5 प्रकार आपने देख लिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 63 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ही इज राइटिंग अ नॉवेल फॉर 5 years। ही इज राइटिंग, वह लिख रहा है, अ नॉवेल, एक उपन्यास, 5 साल से, वह 5 साल से एक उपन्यास लिख रहा है। इसको आपको बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो यहां पे ये अभी किस में है, ये अभी इज यहां पे लगा है ना, तो यहां पे इज लगा है और आईएनजी फॉर्म लगी है, तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, जबकि होना किस में चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जब बनाएंगे तो यहां पे प्रयोग होगा हैज बीन का। तो ही हैज बीन राइटिंग, आईएनजी फॉर्म यहां पे भी लगेगा, अ नॉवेल फॉर 5 years। फॉर 5 years आएगा, यहां पे सिंस नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि पिछले 5 साल से। अगर ऐसा बोलता कि 2021 से लिख रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पे सन दिया होता, ठीक है, या टाइम दिया होता तो सिंस लगता। तो इस तरीके से ही हैज बीन राइटिंग अ नॉवेल फॉर 5 years। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट आर्टिकल। वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। तो पुण्य जो होता है यह खुद में एक पुरस्कार होता है। तो ये क्या बोला जाता है कि आप अगर अच्छे काम कर रहे हो तो अपने आप में आपको एक शांति रहती है, एक संतोष रहता है, यही आपका पुरस्कार हो जाता है। तो वही यहाँ पे कहा गया है, इसका मतलब यही है, वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। तो यहाँ पे इससे पहले क्या लिख सकते हैं, आ लगा सकते हैं। तो अ वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो पुण्य आपने किया है वो अपने आप में वह आपका पुरस्कार है। ये हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 65, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ही इज इल और डैश फीवर। अब फ्रॉम फीवर होगा या विथ फीवर होगा, ये दो कंफ्यूजन, मतलब वह बुखार से बीमार है, इस तरीके से बोल सकते हैं। इसका हिंदी क्या बनेगा, इसका हिंदी बनेगा ही इज इल विथ फीवर का हिंदी ही इज इल विथ या फॉर फीवर, तो बुखार से बीमार है। तो लेकिन यहां पे क्या आएगा, फ्रॉम नहीं आएगा, यहां पे आएगा विथ, ठीक है। तो ये ज्यादा नेचुरल है, यही आता है, विथ आता है। तो ही इज इल विथ फीवर, ये ज्यादा नेचुरल है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे आप समझ गए। अब उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 65 तक सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। और ये जो प्रश्न आपने देखे बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। तो
यह क्लास बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस क्लास का जो फ्री पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट पे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी हो। और ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको आप फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे है, ये प्ले स्टोर पे आपको हमारा ऐप मिल जाएगा अस्तित्व अकेडमी। ऐप का नाम हमने अलग रखा है, अस्तित्व अकेडमी नाम है ऐप का। और इसको जरूर आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे 4 सेमेस्टर का कोर्स आपको पूरा मिल जाएगा, जिससे आप बहुत ही कम समय में बेहतर स्कोर कर पाओगे। बेहतर जो है वहां पे नोट्स आपको मिल जाएंगे, उसको डाउनलोड कर पाओगे। राजन पॉल सीरीज का पीडीएफ मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सभी डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर आप व्हाट्सएप पे भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं इस नंबर पे मैसेज करके। तो सभी सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। तो आप जरूर ही बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी तैयारी कीजिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अस्तित्व अकेडमी, तो इस तरीके से इसको डाउनलोड कर लीजिए। अब कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कांटेक्ट करना ना भूलिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही क्लासेस मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूं और सूचनाएं भी लेकर के आता रहता हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी विषयों का लिंक दिया गया है, सभी विषयों को पढ़िए, अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। ऐसे ही बने रहिए, चैनल पे विजिट करके पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।